जय हिंद दोस्तों। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस जरूरत होती है सही दिशा की और लगातार कोशिश की। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं जीके जीएस का पीवाईक्यू सीरीज, ताकि एग्जाम में एक भी सवाल छूटे नहीं और सिलेक्शन पक्का हो जाए। यह हम लोग का नया तरीके से हम लोग आज से पढ़ेंगे, तो आप लोग इस सेट के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124। चलिए इस प्रश्न को डिटेल में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ में शामिल है। अब अनुच्छेद 124 जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ में शामिल है। यह अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना, संरचना, न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यालय से संबंधित है। इसमें उल्लेख है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 197 जो है राज्य विधान परिषद में विधेयक पारित होने से संबंधित है। अनुच्छेद 202 जो है राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है और अनुच्छेद 152 जो है राज्यों की परिभाषा से संबंधित है। अब चलिए इस प्रश्न से महत्वपूर्ण जान लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम से आपसे पूछ सकता है। अनुच्छेद 124 से 147 जो है उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो हरिलाल जे कानिया थे। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो हमने हर प्रश्न में नया करने को सीखा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इनपुट दे सकें कि जो अगर जिस प्रश्न से भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बने आपसे तो आपका गलत ना हो। यह मेहनत किया गया है इस सेट में। तो आप लोग जरूर बताइए कि आपको सेट कैसा लगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो बताइए तो क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं की गारंटी देता है। स्वतंत्रता का अधिकार भाग 3 में मौलिक अधिकारों का मुख्य अंग है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 16 जो है समान अवसर का अधिकार से संबंधित है। क्या अनुच्छेद 16 जो है समान अवसर का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों की समाप्ति से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा कि वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न को डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इस अधिनियम से भारतीयों को पहली बार विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया गया, साथ ही मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इसे लॉर्ड मिंटो यानी जो कि वायसराय थे और लॉर्ड मार्ले जो कि भारत सचिव ने लागू किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया था। बताइए ये राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। द ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध संरचना है जो मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। यह पक्की ईंटों, जिप्सम और बिटुमेन से बना एक बड़ा जलाशय था। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक स्नान या शुद्धिकरण के लिए किया जाता था। यह उस समय की उन्नत नगर योजना और स्वच्छता व्यवस्था को दर्शाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। धौलावीरा कच्छ गुजरात में जल संरक्षण प्रणाली और लेक पट्टिका के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगा राजस्थान में हल चलाएं
खेतों के अवशेष मिले यहां से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा है। आपसे पूछा है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में लोकटक झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह झील की सतह पर तैरने वाले घास और वनस्पतियों के टापू होती हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो नागालैंड प्रसिद्ध है हार्नबिल उत्सव और इंटाक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। त्रिपुरा की बात करें तो यह त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और सुपही जाला अभ्यारण्य प्रसिद्ध है यहाँ पर। असम की बात करें तो असम प्रसिद्ध है काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान के लिए, पर केबुल लामजाओ यहां नहीं है, यह आपका मणिपुर राज्य में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है। आपसे पूछा है कि त्वचा जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्यूटेनियस झिल्ली। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्यूटेनियस झिल्ली। क्यूटेनियस झिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्यूटेनियस झिल्ली। त्वचा शरीर की बाहरी आवरण झिल्ली होती है जिसे क्यूटेनियस झिल्ली कहा जाता है। या दो मुख्य परतों से बनी होती है। कौन कौन सी, तो एपिडर्मिस बाहरी पतली परत जिसमें केराटिन होता है, और डर्मिस अंदरूनी मोटी परत जिसमें रक्तवाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। या झिल्ली शरीर को संक्रमण, निर्जलीकरण और बाहरी क्षति से पहुंचाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सरोज झिल्ली जो है आंतरिक अंगों जैसे फेफड़े, हृदय और पेट की गुहा को ढकती है। साइनोवियल झिल्ली जोड़ों के भीतर पाई जाती है और स्नेहक द्रव बनाती है। म्यूकस झिल्ली जो है नाक, मुंह, आंतों और श्वसन मार्ग को ढकती है तथा श्लेष्मा स्रावित करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है 1764 युद्ध में लड़ा गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 भारतीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध जो हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 भारतीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। कौन कौन से, तो मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय के बीच। कंपनी की ओर से हेक्टर मुनरो ने सेना का नेतृत्व किया था। किसने, तो हेक्टर मुनरो जो था वो उसने कंपनी की ओर से सेना का नेतृत्व किया था। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई जिससे उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण मिला। बाकी विकल्पों की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किनके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें मुगल साम्राज्य की इससे स्थापना हुई। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। अकबर के पक्ष में बैरम खां और हेमू के बीच मुगल सत्ता की इसमें पुनर्स्थापना हुई। ऑप्शन सी जो दिया था प्लासी का युद्ध की बात करें तो 1757 में लड़ा गया था। कब, 1757 में लड़ा गया। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच बंगाल और अंग्रेजों की प्रारंभिक विजय हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1992 में। 1992 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत सरकार द्वारा 1992 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था भारत में हाथियों, उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना का संचालन की बात करें तो इस योजना का संचालन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस परियोजना के तहत हाथियों के संरक्षण, अवैध शिकार पर रोक और मनुष्य हाथी संघर्ष को काम करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची, आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विषयों का उल्लेख है। इस अनुसूची में कुल 22 विषय, कुल 29 विषय, कितने विषय हैं? तो 29 विषय शामिल हैं जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के कार्य क्षेत्र से संबंधित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर विकेंद्रीकरण और जन भागीदारी को सशक्त करना बनाना है। बाकी विकल्पों की बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है। बाकी विकल्पों की बात करें तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। किससे? तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है, यह इंपॉर्टेंट है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची जो है वह भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संरक्षण कानूनी से संबंधित है, आपकी 9वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिकाओं से संबंधित है, या 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती, यह आपसे पूछा है। तो स्टेट फॉर्म द हार्ट या कपिल देव की आत्मकथा, या एकदम सही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, या युवराज सिंह की आत्मकथा है, तो यह भी सही है। प्लेइंग इट माई वे बीबीएस लक्ष्मण का लिखा हुआ, यह गलत हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, ना कि इनकी है, या सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा क्रिकेट डिलाइटफुल या मुश्ताक अली का आत्मकथा है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे जो है आत्मकथा सचिन तेंदुलकर की है, ना कि बीबीएस लक्ष्मण की। बीबीएस लक्ष्मण की आत्मकथा का नाम है 281 एंड बियॉन्ड, जिसमें उन्होंने अपने क्रिकेट जीवन और ऐतिहासिक 281 रनों की पारी कोलकाता टेस्ट 2001 का उल्लेख किया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्टेट फॉर्म द हल्ट, स्टेट फॉर्म द हल्ट जो है कपिल देव की आत्मकथा है जिसमें उन्होंने क्रिकेट और कप्तानी जीवन का वर्णन किया। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर, या इंपॉर्टेंट क्रिकेट कैंसर एंड बैक, युवराज सिंह की आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने कैंसर से संघर्ष का वर्णन किया है। और क्रिकेट डिलाइटफुल मुश्ताक अली की आत्मकथा है जो भारतीय क्रिकेट के शुरुआती दौर को दर्शाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार शुरू में मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जो है शुरू में मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अब इसे संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया। किसमें? तो अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा, इसलिए यह अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। बाकी विकल्पों की बात करें तो संघ बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1)(c) वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। और जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा कि आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम क्लोराइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। MgCl2 एक आयनिक यौगिक है। क्या है? तो MgCl2 जो है यह एक आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है। इसमें मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन, इसमें जो है मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच विद्युत स्थैतिक से बंध बनता है। इसका रासायनिक नाम जो है मैग्नीशियम क्लोराइड है। इसका रासायनिक नाम जो है वह मैग्नीशियम क्लोराइड है। या एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो पानी में आसानी से घुलनशील होता है। इसे समुद्री जल से भी प्राप्त किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सीजियम फ्लोराइड ऐसा कोई यौगिक नहीं होता। सोडियम आयोडाइड जिसका रासायनिक सूत्र NaL, सोडियम और आयोडीन से बना यौगिक है। मैग्नीज क्लोराइड जिसे बोलते हैं MnCl2 मैग्नीज का यौगिक है, या मैग्नीज का यौगिक है, ना कि मैग्नीशियम का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है या महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछता है। आपसे पूछा कि ओडर नीस लाइन किस देश के बीच की सीमा रेखा है। आपसे पूछा है कि ओडर नीस लाइन जो है किस देश की बीच की सीमा रेखा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
ओडरनीस रेखा जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और पोलैंड के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में निर्धारित की गई। यह रेखा दो नदियों ओडर और नीस के नाम पर आधारित है। इस रेखा ने पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी पोलैंड के बीच की नई सीमा तय की। बाकी विकल्पों की बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान, इनके बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती, क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन, तो इनके बीच की सीमा रेखा जो मैकमोहन रेखा है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। और कनाडा और अमेरिका, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा और अमेरिका, इनके बीच की सीमा रेखा जो है 49वीं समांतर रेखा है। 49वीं समांतर रेखा है कनाडा और अमेरिका के बीच। आपसे पूछ लेता है कि 49वीं समांतर रेखा किनके बीच की है, तो यह कनाडा और अमेरिका के बीच की है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो पृथ्वी की सतह के सबसे निकट होती है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है इसकी औसत ऊंचाई? तो 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। इसी परत में सभी मौसमी घटनाएं, इसी परत में जो सभी मौसमी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान, बर्फबारी आदि घटित होती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें, मध्यमंडल, तो मध्यमंडल जो है क्षोभ मंडल से ऊपर होती है। यहाँ उल्काएं जो है जल जाती हैं या क्षोभ मंडल से ऊपर होती हैं। आयन मंडल रेडियो तरंगों के परावर्तन में सहायक परत है, मौसम से संबंधित नहीं है यह आपका। और बाकी जो दिया हुआ समताप मंडल, इसमें ओजोन परत होती है जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, या एकदम सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, या भी आपका सही है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, या भी सही। इमली में ऑक्सिलरिक अम्ल दिया हुआ, यह गलत हो जाएगा। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ना कि ऑक्सिलरिक अम्ल। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि गलत सुमेलित है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्सिलरिक अम्ल नहीं। बाकी विकल्पों की बात करें तो संतरा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरे नींबू जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है। सिरका, इसमें एसिटिक अम्ल सिरके का प्रमुख घटक नहीं है, अम्ल है। और दही जो है लैक्टिक अम्ल होता है, दूध के खट्टा होने पर बनाने वाला अम्ल यही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, हार्नबिल उत्सव भारत किस राज्य से संबंधित है। आपसे पूछा है कि हार्नबिल उत्सव जो है भारत किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। हार्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। हार्नबिल उत्सव जो है नागालैंड राज्य का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। इसे हर वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक, कब? तो 1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा के पास स्थित किसामा हेरिटेज विलेज में मनाया जाता है। यह उत्सव नागालैंड की जनजातीय परंपराओं, नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और व्यंजनों को प्रदर्शित करता है। इस उत्सव का नाम हार्नबिल पक्षी पर रखा गया, जो नागा संस्कृति में सम्मान और वीरता का प्रतीक माना जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो बिहार, यहाँ प्रसिद्ध है सोनपुर मेला और छठ पर्व। क्या प्रसिद्ध है? तो यहाँ प्रसिद्ध है सोनपुर मेला और छठ पर्व। यदि एग्जाम में पूछ लेता कि सोनपुर मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका बिहार में लगता है। कर्नाटक प्रसिद्ध है मैसूर दशहरा उत्सव के लिए। केरल जो प्रसिद्ध है ओणम उत्सव लिए प्रसिद्ध है। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर वेंकट रमन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत 1954 में, और पहली बार जिन 3 व्यक्तियों को यह सम्मान मिला उनमें थे सीबी रमन शामिल थे। 1954 में प्रथम पुरस्कृत थे सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीबी रमन। इसलिए दिए गए विकल्पों में सीबी रमन ही पहले प्राप्तकर्ता के रूप में सही हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो मुचकुंडम विश्वेश्वरैया भारत रत्न 1955 में पहले वर्ष नहीं, इन्हें भारत रत्न जो मिला था 1955 में मिला था मुचकुंडम विश्वेश्वरैया को। पांडुरंग
वामन केन को इन्हें भारत रत्न 1963 में मिला था और पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न मिला था 1961 में। चलिए महत्वपूर्ण जान लेते हैं एग्जाम के दृष्टि से। आरंभ कब हुआ था भारत रत्न का, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1954 में हुई थी। पहले पुरस्कार विजेता कौन थे 1954 में, तो सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, सीबी रन पहले प्राप्तकर्ता थे 1954 में। पहली महिला भारत रत्न विजेता कौन थी, तो पहली महिला भारत रत्न पुरस्कार विजेता थे इंदिरा गांधी, जिन्हें यह पुरस्कार 1971 में मिला था। पहला मरणोपरांत जो मिला था लाल बहादुर शास्त्री को मिला था 1966 में। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सितार। सितार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सितार। पंडित रविशंकर विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाई। वे भारतीय संगीत के सांस्कृतिक राजदूत कहे जाते हैं। उन्हें भारत रत्न, या इंपॉर्टेंट है, उन्हें भारत रत्न 1999 से सम्मानित किया गया। बाकी विकल्पों की बात करें तो सरोद जो है या प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान हैं सरोद के। मोहन बीड़ा की बात करें तो इसे प्रसिद्ध किया पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन बीड़ा को प्रसिद्ध किया। और बीन यानी कि बीड़ा या भारतीय प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसे देवी सरस्वती बजाती हैं, पर पंडित रविशंकर इससे नहीं जुड़े थे। तो पंडित रविशंकर के बारे में बात करें तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पंडित रविशंकर का जन्म जो हुआ था 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में हुआ था। उन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया है, उन्होंने अमेरिकी वुड स्टॉक और मोंटेरे संगीत उत्सव में भारतीय संगीत प्रस्तुत किया है। उनकी पुत्री अनुष्का शंकर भी प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। आपसे पूछा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बी.एन. राव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसे बाद में संविधान सभा की प्रारूप समिति ने संशोधित कर अंतिम रूप दिया। बी.एन. राव ने विभिन्न देशों के संविधानों जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड आदि का गहन अध्ययन किया और भारतीय संविधानों के ढांचे की रूपरेखा तैयार की। बाकी विकल्पों की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी.आर. अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और टीटी कृष्णचारी की बात करें तो संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने कई बार अंबेडकर की अनुपस्थिति में प्रारूप समिति का प्रतिनिधित्व किया। संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था वह 1946 में हुआ था। संविधान का प्रारूप तैयार किया, तो संविधान का प्रारूप जो तैयार किया था बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप समिति की स्थापना, तो प्रारूप समिति की जो स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को ही। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। आपसे पूछा कि इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल के सभी ग्रहों में से केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी कोई उपग्रह नहीं है, वो है शुक्र और बुध। शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और आकार में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक है, जिसके कारण यह अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव होता है और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। बाकी विकल्पों की बात करें तो यूरेनस जो है इसके 27 उपग्रह हैं। मुख्य है मिरांडा, टिटेनिया, ओबरान। ये सभी एग्जाम में पूछता है कि किसके उपग्रह हैं, तो ये यूरेनस के हैं। बृहस्पति की बात करें तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, लगभग 95 उपग्रह हैं इसके। नेपच्यून की बात करें तो इसके 14 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा टाइटन है। टाइटन जो है सबसे बड़ा है। तो ये रहे आपके PYQ सीरीज का पहला सेट। आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, हार्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है। आपसे पूछा कि हार्नबिल उत्सव जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।